हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी से संबंधित जो आपकी 500 प्रश्नों की एक क्रमिक श्रृंखला चल रही थी, लगातार महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ठीक है, तो उस क्रम में आज ये आपकी लास्ट क्विज है, टेस्ट सीरीज नंबर 20। ठीक है, उसको आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनली, और देखेंगे कि इस सीरीज में क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक लाइन नोट की गई है फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा गया है कि अगर लक्ष्य के प्रति आपका समर्पण है तो वह पूरा जरूर होता है। ठीक है, तो एक लक्ष्य बनाया गया था आप सभी लोगों के लिए कि 500 प्रश्न एग्जामिनेशन के पहले कंप्लीट किए जाएंगे। तो जब मैंने बनाया था तो मैं खुद ही बहुत ऊहापोह की स्थिति में थी कि पता नहीं कैसे कंप्लीट करूंगी, क्या होगा, कैसे होगा। बीच बीच में तमाम सारी बाधाएं भी आई, अभी भी बाधाएं चल रही हैं। मैं खुद आई फ्लू से पीड़ित हूँ, लेकिन फिर भी 60% मुझे मतलब जो है आराम है। लेकिन जैसे ही मतलब थोड़ा सा आराम हुआ, हम कह नहीं, अपना जो मुहिम है उसको कंप्लीट धीरे धीरे किया जाएगा। ठीक है, ये सब बाधाएं तो लगी रहती हैं, उससे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए क्या यहाँ पे दिया गया है कि अगर लक्ष्य के प्रति समर्पण है तो वह पूरा जरूर होता है। तो यानी कि अगर आपने लक्ष्य बनाया है तो एक दिन जरूर पूरा होगा। तो आप लोग लक्ष्य बनाए हैं तो इसको कंप्लीट करिए, टेस्ट सीरीज को रिवाइज करिए। जो लोग संस्थान से जुड़े हैं, 2 साल से लगातार टेस्ट दे रहे हैं, वो लोग अपनी टेस्ट सीरीज को बार बार रिवाइज करते रहें। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न कराए गए हैं उनको भी 1-2 बार सभी लोग दोहरा लें। ठीक है, और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स, ऐसे हमारे फ्रेंड्स जो सिर्फ यूट्यूब चैनल पर ही जुड़े हैं, वहां से ही स्टडी करते रहते हैं, मैसेज करते हैं कि हम आपकी वीडियो देखते हैं, तो उन लोगों के लिए यह सब चीजें निःशुल्क प्रदान की गई हैं कि एग्जामिनेशन के पहले वो सभी लोग भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 476 दिया गया है कि किसने कहा कि बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। तो किसने कहा है कि जो बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये रॉबिन फॉक्स, ब्राउन, रिवर्स या लूसी मेयर। तो बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है फ्रेंड्स लूसी मेयर ने। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसके कारण अकबर ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था। तो अकबर ने 150 सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत दिए थे उसमें किसको संकलित किए थे? टेलीविजन को, टेलीविजन तथा रेडियो को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इन्होंने रेडियो को इंक्लूड किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है इसमें कि शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है। यह 2 तरह से आगे बढ़ती है, एकाग्रता की बिंदुओं की गुणन और व्यक्तिगत एकाग्रता के आकार में वृद्धि। ठीक है, तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो होप टिस्टल, होमर हैट, रॉबर्ट पार्क या उक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो परिभाषा जो आपके शहरीकरण से संबंधित थी, ये दी थी होप टिस्टल। किसने? होप टिस्टल महोदय ने। तो आप इसको होप टिस्टल ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि किसके अनुसार किसी सामाजिक तत्व का प्रकार उस तत्व का वह योगदान है जो वह सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन को करता है। तो किसी सामाजिक तत्व का वह प्रकार उस तत्व का वह योगदान है जो सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन को करता है। तो दुर्खीम, स्पेंसर, ब्राउन, पार्सन्स। तो फ्रेंड्स ये कहा था किसने? आर.के. ब्राउन जी ने। किसने? आर.के. ब्राउन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने कहा कि सामाजिक व्यवस्था आवश्यक रूप में अंतःक्रियात्मक संबंधों का जाल है। तो किसने कहा कि जो सामाजिक व्यवस्था आवश्यक रूप में अंतःक्रियात्मक संबंधों का एक जाल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, प्रीवियस ईयर में, पीजीटी में, नेट में, सारे ये जो आपका हायर है यहाँ पे भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो पार्सन्स, मर्टन, ब्राउन, मेलिनोस्की। तो फ्रेंड्स ये जो कहा था कि सामाजिक जो व्यवस्था होती है आवश्यक रूप में अंतःक्रियात्मक संबंधों का एक जाल है, तो ये कहा था पार्सन्स महोदय ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि किसने कहा कि संघर्ष प्रायः परिवर्तन को जन्म देता है। तो जो संघर्ष होता है किसको जन्म देता है? परिवर्तन को। ठीक है, जब कोई संघर्ष होगा तो संघर्ष के बाद में क्या होता है? चेंजिंग आती है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था कोजर महोदय ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक पुस्तक पूछी गई है, द लॉजिक ऑफ सोशल साइंसेज। ठीक है, तो द लॉजिक ऑफ सोशल साइंसेज के लेखक कौन है? हैबरमास, डेरेनडार्फ, अलेक्जेंडर गॉफमैन। ठीक है, तो कौन है फ्रेंड्स द लॉजिक ऑफ सोशल साइंसेज के लेखक? तो ये हैं आपके हैबरमास। कौन है? हैबरमास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि विलासी वर्ग। ठीक है, यानी लेजर क्लास।
तो विलासी वर्ग की अवधारणा किससे संबंधित है? वेबलेन, पेरेटो, C.W. मिल्स, वेबर। तो विलासी वर्ग का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था थर्स्टिन वेबलेन ने। किसने? थर्स्टिन वेबलेन। इनको प्रौद्योगिक निर्धारणवादी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मूल अर्थों में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ संरचनात्मक परिवर्तन है। तो मूल अर्थों में जो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है? संरचनात्मक परिवर्तन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि मूल अर्थों में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ संरचनात्मक परिवर्तन है। मैकाइवर, जॉनसन, W.A. मूर, गिलिन योंग, गिलिन। तो ये किसने कहा था ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था जॉनसन ने। किसने? जॉनसन। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि किसके मतानुसार प्रकृति से परे होकर, प्रकृति से पराये होकर मनुष्य अपने आप को नग्न और लज्जित पाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति क्या है, प्रकृति से परे हो जाए, प्रकृति से वह पराया हो जाए, तो वो क्या होता है? मनुष्य अपने आप को नग्न और लज्जित पाता है। ठीक है, तो ये किसने कहा? अब्राहम जो है, एरिक फ्रॉम, या कार्ल मार्क्स, या राइसमैन। तो फ्रेंड्स ये जो कहा था ये कहा था एरिक फ्रॉम महोदय ने। किसने? एरिक फ्रॉम महोदय ने ये बात कही थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारी प्रकृति है, ठीक है, अगर इन सब से हम लोग परे हो जाते हैं प्रकृति से, तो देखिए बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, सांस लेने की, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, अभी जब कोविड आया था तो कितने सारे ऑक्सीजन के लिए कितनी किल्लतें हो गई थी। ठीक है, तो वहां पे तो एक प्रकार से देखा जाए तो नग्न और लज्जित ही तो वहां पे लोग पाए अपने आप को, यानी छोटा छोटा ऑक्सीजन के लिए लोग मर गए। ठीक है, तड़प तड़प के मर गए, अपनों को कितने लोग खो दिए। तो प्रकृति से परे होकर, प्रकृति से पराये होकर मनुष्य अपने आप को नग्न और लज्जित पाता है। तो ये किसने कहा? एरिक फ्रॉम महोदय ने। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कुछ नए प्रश्नों को लगाने की कोशिश की गई है सारे टेस्ट सीरीज में। बस ये है ना फ्रेंड्स कि आप लोग जैसे कोई चीज एक बार में रिवाइज नहीं होती है। ठीक है, मैं खुद इसको बनाई हूँ तो क्या ऐसा थोड़ी ना कि 500 प्रश्न मुझे लर्न हो गए हैं, नहीं। लेकिन जब इसको 2-3 बार मैं प्रैक्टिस करूंगी तो ये है कि हाँ, अगर आएगा सामने प्रश्न तो जरूर कर ले जाऊंगी। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग भी कोशिश करिएगा, जो लोग चैनल पर बने हुए हैं या लोग जो बाद में जुड़े, वो 2 से 3 बार प्रश्नों को जरूर सॉल्व करें। ठीक है, जो नए लग रहे हैं उनको नोट भी कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि शब्द के विस्तृत अर्थ में विसंगति का क्या तात्पर्य है? समाज की आदर्शात्मक संरचना का पूरी तरह से टूट जाना। तो उक्त परिभाषा किसकी है? मर्टन, पार्सन्स, अब्राहम, दुर्खीम। तो शब्द से विस्तृत अर्थों में विसंगति का तात्पर्य है समाज की आदर्शात्मक संरचना का पूरी तरह से टूट जाना। यह परिभाषा किसकी है? मर्टन, पार्सन्स, अब्राहम या दुर्खीम। तो फ्रेंड्स ये जो बात कही थी ये कही थी अब्राहम महोदय ने। किसने? अब्राहम। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी न्यू परिभाषाएं हैं। देखिए परिभाषाएं सब लर्न हो जाती हैं, बस यही है ना कि 2 से 3 बार इनको रिवाइज करना पड़ता है। जैसे कुछ चीजें देखिए, अब एनोमी की अवधारणा किसकी है? सुसाइड वाली पुस्तक आपकी हो गई। ठीक है, द सुसाइड, दुर्खीम की। तो ये सब चीजें हम लोगों ने बहुत बार देखा। त्रिस्तरीय सिद्धांत, अगस्त कॉम्ट। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो चीजें हम बार बार उसको सामने से हमारी गुजरती रहती हैं वो हमें लर्न हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो हम एक बार देखे रहते हैं वो हमसे गलती हो जाती है, वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको बार बार दोहराते रहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्न में से कौन सी पुस्तक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुछ पुस्तकें दी गई हैं और उनके राइटर दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए द सेल्फ एंड अदर, टोटमिज्म टुडे, 5 फैमिलीज और टू ट्री ऑफ कल्चर, द ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, तो द ट्री ऑफ कल्चर बुक दी गई है। अब ये बताना है। ठीक है, अब देखिए द सेल्फ एंड अदर। तो द सेल्फ एंड अदर ये किसकी पुस्तक है? ये है R.D. लैंग की। किसकी है? R.D. लैंग की है द सेल्फ एंड अदर। और उसके बाद में टोटमिज्म टुडे ये किसकी है? लेवी स्ट्रास की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में 5 फैमिलीज ये किसकी पुस्तक है? 5 फैमिलीज, ये भी रेडफील्ड की। तो ये सब ऐसी पुस्तकें हैं जो अभी पूछी नहीं गई हैं लेकिन एग्जामिनेशन में आ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि लेवी स्ट्रास, रेडफील्ड का द लिटिल कम्युनिटी हो गया, लेवी स्ट्रास की जो पुस्तक है। ठीक है, ये सब सारी पुस्तकें पूछी जाती हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। द सेल्फ एंड अदर R.D. लैंग की पुस्तक हो गई, टोटमिज्म टुडे लेवी स्ट्रास की हो गई, 5 फैमिलीज रेडफील्ड की हो गई, और द ट्री ऑफ कल्चर ये किसकी पुस्तक है? ये लिपसेट की नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा, द ट्री ऑफ कल्चर पुस्तक किसकी है। ठीक है,
चलिए अगले को देखेंगे हम लोग कि किसने कहा कि परंपरा आधुनिकता को नकारती नहीं, अपितु ये दोनों एक दूसरे के सहयोग से पल्लवित होती हैं। तो किसने कहा है कि जो परंपरा है वो आधुनिकता को नकारती नहीं है, अपितु ये दोनों एक दूसरे के सहयोग से पल्लवित होती रहती हैं। तो डीपी मुखर्जी, आरके मुखर्जी, घुरिये, श्रीनिवास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये डीपी मुखर्जी जी की। किसकी? डीपी मुखर्जी। अगला प्रश्न है इसमें कि सोरोकिन समर्थक थे, स्वरूपात्मक संप्रदाय के, समन्वयात्मक संप्रदाय के, दोनों के या किसी के? नहीं। तो फ्रेंड्स जो सोरोकिन थे ये समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक थे, ठीक है। वहीं पे जो आपके जॉर्ज सीमल हैं वो स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि जब एक ही व्यावसायिक समूह में भिन्न भिन्न स्थिति वाले व्यक्तियों का संगठन हो तो उसे सोरोकिन ने क्या नाम दिया? जब एक ही व्यावसायिक समूह में भिन्न भिन्न स्थिति वाले व्यक्तियों का संगठन हो तो उसे सोरोकिन ने क्या नाम दिया? अंतः व्यावसायिक स्तरीकरण, अंतः व्यावसायिक स्तरीकरण, या एक अंतः व्यावसायिक स्तरीकरण है, एक अंतः जो है व्यावसायिक स्तरीकरण। तो दोनों चीजें देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, ठीक है। और आर्थिक स्तरीकरण और उसके बाद में होता है राजनीतिक स्तरीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा कि जब एक ही व्यावसायिक समूह में भिन्न भिन्न स्थिति वाले व्यक्तियों का संगठन हो, यानी एक ही कोई व्यावसायिक समूह है, जैसे मान लीजिए कि सोने वाला है तो कोई सोने का ही अपना है, उनका समूह है, तो भिन्न भिन्न स्थिति वाले व्यक्तियों का संगठन हो, ठीक है। तो उसे सोरोकिन ने क्या नाम दिया? तो वो ये जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा अंतः व्यावसायिक स्तरीकरण, ठीक है। क्या होगा? अंतः व्यावसायिक। और इसमें क्या है? अंत व्यावसायिक, ठीक है। तो अंत व्यावसायिक नहीं होगा, इसमें अंत व्यावसायिक स्तरीकरण नहीं है, लेकिन ये क्या होगा? जब एक ही व्यावसायिक समूह में भिन्न भिन्न स्थिति वाले व्यक्तियों का संगठन जब हो जाएगा तब वहां पे क्या होगा? अंतः व्यावसायिक स्तरीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें गलत नहीं है, सही है ये, ठीक है। एक अंतः है, एक अंत व्यावसायिक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला इसमें देखिए प्रतिमान विकल्पों के कितने जोड़ों की व्याख्या पार्सन्स ने की? तो प्रतिमान विकल्प की जो चर्चा की थी आपके पार्सन्स जी ने, तो इन्होंने कितने जो है प्रतिमान विकल्पों की चर्चा की थी? तो कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि प्रतिमान विकल्पों की अवधारणा किसने दी है? तो पार्सन्स ने दी है। इन्होंने कितने जोड़ों की व्याख्या की थी प्रतिमान विकल्प में? तो ये बताना 3, 4, 5, 6। तो इन्होंने दिया था फ्रेंड्स 5, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पार्सन्स के सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत किस नाम से जाने जाते हैं? तो पार्सन्स के जो सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत हैं वो अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये बताना है आपको। तो ये देखिए वर्ग प्रस्थित और दल सिद्धांत, प्रस्थित प्रतिष्ठा का सामाजिक स्तरीकरण सिद्धांत, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स पार्सन्स के सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत को सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला इसमें कि जब व्यक्ति अन्य व्यक्तियों या समूहों के मूल्यों व मानकों के संदर्भ में व्यवहार करता है तो उसे कहते हैं? जब व्यक्ति अन्य व्यक्तियों या समूहों के मूल्यों व मानकों के संदर्भ में व्यवहार करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संदर्भ समूह। क्या कहते हैं? रेफरेंस ग्रुप। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि किसका कथन है कि प्रकारवाद मानव समाज का एक उपागम है जो सभी अंगों के अंतः संबंधित प्रकारों पर जोर देता है? तो प्रकारवाद मानव समाज का एक उपागम है जो सभी अंगों के अंतः संबंधित प्रकारों पर जोर देता है। ये किसने कहा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये जी बैली, डेविस किंग तथा मॉर्विन आर कोलर, आरके मर्टन, किंग्सले डेविस। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नया है, आप लोग इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। डेविस किंग तथा मॉर्विन आर कोलर महोदय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए जो है अगला है इसमें कि किसने दोनों पद्धतियों यानी प्रकार्यात्मक और कार्य कारण संबंधों पे पृथक करने का कार्य किया हुआ है, ठीक है। तो किसने जो है आपके प्रकार्यात्मक और कार्य कारण जो संबंध है, ठीक है, संबंधात्मक पृथक करने पर बल दिया है? तो स्पेंसर, मर्टन, दुर्खीम या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दुर्खीम, ठीक है। प्रकार्यात्मक और कार्य कारण संबंध पर इन्होंने ज्यादा बल दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे इन्होंने आत्महत्या का जो सिद्धांत दिया था वो क्या कार्य कारण संबंध थे? श्रम विभाजन के सिद्धांत पे प्रकार्यात्मक, तो ये सब चीजें थी, ठीक है, इनकी थ्योरी में। अगला है इसमें कि देखिए किसके विचार में सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष का परिणाम सामाजिक और सांस्कृतिक उद्विकास है? तो किसने कहा जो सामाजिक समूहों के बीच जो संघर्ष का परिणाम है ये सामाजिक
और सांस्कृतिक उद्विकास है तो कोजर, ग्लम्पोविच, डेरेनडार्फ या कार्ल मार्क्स। तो फ्रेंड्स ये कहा था ग्लम्पोविच, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है देखिए कि इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है। तो इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? औद्योगिक समाज में वनोन्मूलन, स्त्रियों की जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, प्रदूषण तथा पर्यावरणीय पतन या वैश्विक उष्मीकरण। तो फ्रेंड्स जो इकोफेमिनिज्म है वो क्या है? स्त्रियों के जीवन एवं प्रकृति से उनका जो संबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इसमें है कि सम्मित परिवार, ठीक है। तो सम्मित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो ये यंग तथा बिलमॉट, ओकले, बॉमेन तथा स्मार्ट। तो फ्रेंड्स जो सम्मित परिवार था इसकी जो अवधारणा दी थी ये दी थी यंग तथा बिलमॉट महोदय ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वारेन एम थॉमसन अपने किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो चक्रीय सिद्धांत, जननांकीय संक्रमण मॉडल, इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत या सोशल कैपेबिलिटी। तो वारेन एम थॉमसन जो जाने जाते हैं जननांकीय का संक्रमण मॉडल के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो इस सीरीज का जो लास्ट प्रश्न है यानी 500, ठीक है, जो आपका 500 यानी लास्ट प्रश्न जो आपकी एक महामुहिम चल रही थी, तो उसका ये लास्ट आज इसका समापन है इस क्वेश्चन से कि किसका विचार है कि भारतीय समाज का वैज्ञानिक अनुभव परक अध्ययन संभव नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है कि भारतीय समाज का जो वैज्ञानिक अनुभव परक अध्ययन है वह संभव नहीं है। तो रामकृष्ण मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, ए.के. सरन, एस.सी. दुबे, ठीक है। तो ये प्रश्न हायर में भी पूछा गया था यूपीएससी वाले में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स ए.के. सरन, ठीक है। क्या होगा? ए.के. सरन। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ए.के. इसको मैं यहाँ पे रेड से नोट कर दे रही हूँ, ए.के. सरन, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये जो श्रृंखला एक चल रही थी वो आज यहाँ पे कंप्लीट होती है। हमें आशा है कि आप सभी लोगों को अब तक के सारे पेपर समझ में आए होंगे, ठीक है, और सभी लोग अध्ययन भी कर रहे होंगे। तो आज इसको यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और फिर आगे जैसा भी होगा वो आप लोगों को सूचित किया जाएगा चैनल पर कि अब आगे क्या होगा, कैसे तैयारी होगी, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग अच्छा करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।